नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा द्वार है। अगर खुला ये द्वार तभी होगा सीटों का आंकड़ा 400 का पार। और इस उम्मीद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी के कमल खिलाने की मिशन में जुटे हुए हैं। यह मिशन आसान नहीं है। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को अब सिर्फ तेलंगाना में ही थोड़ी सियासी ऑक्सीजन मिल पाई है और इस बार का लक्ष्य 400 पार का है। इस मिशन को साधने के लिए प्रधानमंत्री हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे साउथ के सभी राज्यों का सियासी ताले की चाबी हासिल हो सके। दक्षिण भारत में पीएम मोदी की ये कोशिश आखिर क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस बार टारगेट बहुत बड़ा सेट कर चुकी है। इस टारगेट को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के 3 राज्यों में अपना खाता खोलना होगा और तेलंगाना में अपना आंकड़ा बढ़ाना होगा। अब तक जहां उसे जीत नहीं मिली, चुनौती बेहद मुश्किल है और यह बात पीएम मोदी भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत साउथ भारत में झोंक दी है। पीएम मोदी धुआंधार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ बीजेपी का दक्षिण में कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वक्त में साउथ में अपनी सीटें बढ़ाने में काफी काम किया है और इस रणनीति के जरिए बीजेपी को उम्मीद है कि साउथ में इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। क्या है बीजेपी की वो रणनीति, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। साउथ भारत इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मैदान बना है। दक्षिण भारत का दुर्ग बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी काफी ज्यादा अहम है। कांग्रेस भी लगातार दक्षिण के राज्यों पर अपना फोकस कर रखा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर कमबैक करना है तो दक्षिण के किले को भेदना बहुत जरूरी है। उत्तर भारत में बीजेपी का दबदबा है, ये सब अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस को दक्षिण के द्वार को ही बहुत ज्यादा आस है। कांग्रेस ने भी इसके लिए एक प्लान तैयार कर लिया है। दक्षिण भारत में क्या है कांग्रेस का प्लान, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस इस बार जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर है। बीजेपी पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी में जुटी है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना मिशन बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। बीजेपी का टारगेट एनडीए गठबंधन को 400 पार पहुंचाना है। पीएम मोदी ने टारगेट सेट किया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस सबसे ज्यादा साउथ के राज्यों पर है और इसके लिए पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा रखा है। पिछले करीब 2.5 महीनों में 23 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ के राज्यों में बिताए हैं। पीएम मोदी 15 मार्च से 19 मार्च तक करीब 120 घंटे साउथ के राज्यों में बिता चुके हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने 5 राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो की। साउथ में पीएम मोदी का 120 घंटे का एक्शन प्लान क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। समझिए, पहली रैली पीएम मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के
पलनाडु में की थी। दूसरी रैली सोमवार को तेलंगाना के एक इलाके में की थी। तीसरी रैली सोमवार को ही पीएम मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में की थी। चौथी रैली रोड शो पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया था। पांचवी रैली और रोड शो मंगलवार को केरल में किया था। इसके बाद छठी रैली पीएम मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के सेलम इलाके में किया। ये लगातार 120 घंटे का नरेंद्र मोदी का ये टारगेट मैं आपको बता रहा हूं। 5 दिनों का पीएम मोदी का साउथ दौरा इस साल यानी 2024 की अगर मैं बात करूं तो एक के बाद एक वो दौरे कर रहे हैं। 2024 में अब तक पीएम मोदी ने 23 दिन साउथ के राज्यों में बिताए। इस दौरान पीएम मोदी ने 26 जगह का दौरा किया। सबसे ज्यादा पीएम मोदी तमिलनाडु गए। पीएम मोदी ने 9 दौरे किए हैं। इसके बाद पीएम मोदी 5 दौरे केरल में किए हैं। 5 दौरे पीएम मोदी ने तेलंगाना में भी किए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में पीएम मोदी ने 3 दौरे किए हैं। 2 बार लक्षद्वीप गए हैं। 2 बार आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। ये साउथ में लगातार एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए मैं आपको बता रहा था। पीएम मोदी की खासियत है वो जहां भी जाते हैं वहां की अस्मिता की बात करते हैं, वहां के वोटरों को सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पीएम मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से तेलंगाना तमिलनाडु में पहुंचकर इस इलाके के वोटरों को लगातार कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरा देश का दुर्भाग्य देखिए, आजादी के 75 साल हो गए। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा हिंदुस्तान की है, लेकिन दुनिया में जाकर के सीना तान करके बोलने का किसी को जरूरी नहीं लगा। इसकी मुझे पीड़ा है। ये मेरे देश का गौरव है, मेरी महान परंपरा का गौरव है। अरे जिस देश के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हो, वो देश दुनिया के सामने अपनी महान परंपरा के लिए गौरव से खड़ा हो सकता है। साथियों, आने वाले 2 जून को तेलंगाना के जन्म के 10 साल पूरे होंगे और इसलिए 4 जून को नतीजों के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी। वो देश के साथ ही तेलंगाना के अगले दशक का भी भाग्य बनाएगी। इसलिए अगले 5 वर्ष तेलंगाना के लिए बहुत अहम है। अगले 5 वर्षों में हम तेलंगाना के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज इस नेटवर्क को और आधुनिक बनाना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा पूरा करने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। जब बीजेपी दक्षिण के किले को फतह हासिल कर लेगी, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लगातार साउथ के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। साउथ के राज्यों पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस का भी लगातार फोकस रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला संस्करण की जो शुरुआत थी वो कन्याकुमारी से हुई थी। साउथ भारत के तमाम राज्यों से ये यात्रा गुजरी और पिछली बार लोकसभा चुनाव यानी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी पहली बार केरल के वायनाड चुनावी मैदान में उतरे थे। तब इसके पीछे की वजह कांग्रेस का दक्षिण के राज्यों पर फोकस बताया गया था और इस बार राहुल गांधी वायनाड में चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस लगातार साउथ के राज्यों पर अपना फोकस कर रही है। कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल रहा है। कांग्रेस साउथ के 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है। कर्नाटक में तो कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी को पटखनी दे दी है। साउथ के सभी राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का दबदबा है। यही वजह है
कि पीएम मोदी ने इस बार साउथ के राज्यों पर पूरी तरीके से फोकस कर रखा है। यह समझना बेहद जरूरी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का इस बार साउथ के राज्यों पर इतना फोकस क्यों है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। दक्षिण भारत इस बार सबसे बड़ा निर्णायक चुनाव मैदान बना हुआ है। मैं निर्णायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि कमजोर कांग्रेस दक्षिण भारत में कमबैक कर सकती है और अगर पीएम मोदी के रिकॉर्ड को रोकना है तो कांग्रेस को कोई चमत्कार करना होगा। कांग्रेस को कम से कम 100 सीटें लाने की जरूरत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि पिछले 10 सालों में सत्ता में बनी उनकी पार्टी को अगर कांग्रेस का अखिल भारतीय दल का दर्जा पाना है तो दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रदर्शन को काफी ज्यादा सुधारना होगा। अगर बीजेपी को 50% वोट का टारगेट हासिल करना है तो दक्षिण भारत के अपने प्रदर्शन को बेहतर करना होगा। अगर 400 पार के नारे को सच करना साबित है तो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर कर भी रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं 4 जून को 400 पार, लेकिन पीएम मोदी को अच्छे से पता है कि अगर 400 प्लस का टारगेट पाना है तो साउथ के किले को भेदना बहुत जरूरी है। ऐसे में साउथ के जिन राज्यों में बीजेपी अब तक नहीं जीती, उन इलाकों की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। और 2014 में बीजेपी का फोकस उत्तर भारत और पश्चिम भारत पर था। इन दोनों ही जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई थी। 2019 में बीजेपी ने अपना फोकस उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के राज्यों पर किया। नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी 2014 का अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2019 में सत्ता में जबरदस्त तरीके से वापसी की और अब 2024 में बीजेपी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण की तरफ अपना रुख किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी किला अभेद किला बना हुआ है और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार साउथ राज्यों में लगातार एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं। विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने तमिलनाडु की रैली में विपक्ष पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार पर जमकर हमले किए। मैं नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए किस तरीके से भ्रष्टाचार और राजनीति को लेकर वो लगातार हमलावर है। डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। इसलिए देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके का अपना अलग ही 5G चल रहा है। डीएमके का 5G यानी एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। इस 5G फैमिली ने 2G स्कैम करके पूरी दुनिया में भारत और तमिलनाडु की इमेज गिराई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत है। इसी दम पर बीजेपी लगातार 2 बार से अपने दम पर लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर रही है। बीजेपी इस बार रिकॉर्ड बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बीजेपी अब की बार 400 पार की बार बार बात कर रही है। अब तक सिर्फ
एक ही बार कोई पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीती थी। साल 1984 में कांग्रेस ने ऐसा किया था। तब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोगों ने भावुक होकर जमकर मतदान किया था, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। कांग्रेस ने जब 400 पार का टारगेट पार किया था, तब कांग्रेस का दक्षिण भारत में स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था। बीजेपी को साउथ में अपना स्ट्राइक रेट हर हाल में बेहतर करना होगा। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु को मिलाकर कुछ 5 राज्य हैं और इन 5 राज्यों में बीजेपी की जो मौजूदा हालत क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। राष्ट्र की आवाज के जरिए समझिए। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और यहां पर सिद्धरामैया की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं और राज्य में वीएसआर कांग्रेस की सरकार है। जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। केरल में 20 लोकसभा सीटों में से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं है और केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। इसके अलावा तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटों में से बीजेपी के पास 4 सीटें और यहां भी कांग्रेस की सत्ता है। तमिलनाडु में 39 सीटों में से कोई भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं है और राज्य में डीएमके पार्टी की सरकार है और आपको नाम होगा याद, स्टालिन वहां मुख्यमंत्री। इसके अलावा साउथ के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 लोकसभा सीटें आई हैं। यहां भी बीजेपी के खाते में एक सीट नहीं आई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में जो टारगेट रखा है, देश के साथ साथ साउथ में भी इतिहास रचने को तैयार है और इसके लिए बीजेपी ने साउथ के 5 राज्यों की कम से कम 55 में से 60 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। अब बीजेपी का साउथ के राज्यों का प्लान लेकर क्या है वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है, ये मान लिया है कि अगर मिशन 370 पार करना है तो साउथ के राज्यों में 55 में से 60 सीटों को जीतना होगा। ये आंकड़ा स्क्रीन के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। और दक्षिण भारत में 132 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 की लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 29 सीटें पर जीत हासिल और भारतीय जनता पार्टी ने साउथ में 84 सीटों को नजर रखा था। यहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है और बीजेपी मानती है कि इस चुनाव में 2024 के इस चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक की 25 सीटों के अलावा 30 नई सीटों को जीतना होगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए लगातार विस्तार पर विस्तार कर रही है, कोशिश कर रही है, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना पर हो, इन तीनों राज्यों पर लगातार फोकस कर रखा है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं जहां पर 15 सीटें बीजेपी के निशाने पर है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से कम 10 सीटें जीतने का टारगेट है। आंध्र प्रदेश और केरल में भी पार्टी 4-4 सीटें जीतने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है जिसके लिए नरेंद्र मोदी रात दिन इन इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दक्षिण का द्वार जितना अहम है बीजेपी के लिए, उतना ज्यादा अहम कांग्रेस के लिए है, इंडिया गठबंधन के लिए है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने दक्षिण में बेहतर प्रदर्शन किया था और उसी प्रदर्शन को बनाए रखने की चुनौती इनके सामने है। कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी विकल्प की धुरी बनने रहने के लिए कम से कम दक्षिण भारत में बीजेपी को आगे नहीं निकलने देने की चुनौती कांग्रेस के लिए है और विपक्षी दलों के लिए।
कांग्रेस ने इसलिए अपना लक्ष्य भी बनाया है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि पार्टी साउथ के राज्यों में कम से कम 50 सीटों पर जीत दर्ज करे और दक्षिण भारत में कांग्रेस के अपने मिशन 50 के लक्ष्य की वजह से पिछले 2 चुनाव यानी 2014-2019 में पार्टी ने बेहद खराब दौर में दक्षिण के राज्यों में ने उसे राजनीति का सहारा दिया था और 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने दक्षिण भारत की लोकसभा की कुल 130 सीटों में से 30 सीटें जीती थी। यह आंकड़ा बताता है केरल की 20 सीटों में से कम 17 सीटें इस बार मिलना तय बताया जा रहा है कांग्रेस के लिए, ऐसा राजनीति के जानकार है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से 8-9 सीटें, जिसमें पुडुचेरी की 1 सीट के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल काम नहीं है। इसी तरीके से कांग्रेस तेलंगाना में 17 में से कम 12 सीटें अपने खाते में आने की संभावना देख रही है। कर्नाटक में 12 से 13 सीटें जीतने की संभावनाएं कांग्रेस भी देख रही है। ये तमाम वो आंकड़े हैं जो राजनीति के एक्सपर्ट इशारा कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पिछले लोकसभा में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी और इस लिहाज से दहाई का आंकड़ा पार करने का इस बार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। तमाम राजनीतिक के जो रणनीतिकार हैं वो ये मानते हैं कि कांग्रेस के मिशन दक्षिण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर्नाटक में कम से कम 10 से 12 सीटना बेहद जरूरी होगा, जिसके लिए दोनों ही पार्टियां और विपक्षी पार्टियां, सत्ता पक्ष की पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी एक सीट को ना जाने दें और ये सबसे बड़ी लड़ाई का एक मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ जीतने की कोशिश है और दूसरी तरफ 400 पार का टारगेट है। आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।